हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको बता दें कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पूर्वाधिकार बाजार, और इस पूर्वाधिकार बाजार की विशेषताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो तो आप ये समझें कि आपके 8 मार्क पक्के, इकोनॉमिक्स में आपके 8 मार्क क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इस बात का 100% अश्योरेंस मैं आपको दिलवाता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आज को क्या आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति है जिसमें किसी विशेष वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। अगर किसी बाजार में किसी वस्तु के क्या है, अनेक क्रेता और विक्रेता है, और वस्तु का जो विक्रय होता है, क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक होता है, और कोई एक विक्रेता या क्रेता मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में 3 बातें निकल के आई है। पहला, बहुत ही क्या होनी चाहिए? अनेक क्रेता और विक्रेता होनी चाहिए। दूसरा, क्रय विक्रय की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा कि कोई एक क्रेता और विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब ऐसा बाजार जहां पे क्या है, अनेक क्रेता और विक्रेता है, खरीदने और बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता, और कोई एक क्रेता या कोई एक विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। कितनी बातें बोला मैंने? बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से क्रय और विक्रय होना चाहिए, और तीसरी बात, कौन सी बात? तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो एक क्रेता और विक्रेता किसी मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा, वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर ये 3 बातें उसके अंदर आती है तो वो कौन सा बाजार कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। क्लियर है आपको बात ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और इसकी बात करते हैं परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? परिभाषा के बारे में। तो इसमें हमारे पास एक परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। इनका क्या कहना है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक संख्या में क्या होते हैं? क्रेता और विक्रेता होते हैं। पहली बात क्या? अत्यधिक संख्या में क्या होते हैं? क्रेता और विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तु का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। एक और बात, वो वस्तुएं जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। मतलब वस्तुएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान वस्तुएं होती है, और वो एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। मतलब बात वही आ गई। देखिए, घूम फिर के बाद कि क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होने चाहिए, वस्तु भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, आपस में क्रेता और विक्रेता के बीच क्या होना चाहिए? निकट के संपर्क होने चाहिए, और चौथी चीज स्वतंत्रता पूर्वक क्या होना चाहिए? वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए। इन्होंने नॉर्मल जो परिभाषा थी, इस नॉर्मल परिभाषा में एक चीज इन्होंने ऐड किया है। वो क्या किया है इन्होंने? निकटतम संपर्क होना चाहिए। जैसे हम पहले बोले थे कि क्या होना चाहिए? अनेक क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या बोले थे कि जो हमारी वस्तु होती है उसको बेचने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, और मूल्य को कोई एक क्रेता और विक्रेता प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही इन्होंने अपने डेफिनेशन में, प्रोफेसर बोल्डिंग ने बोला कि अनेक क्रेता और विक्रेता चाहिए, एक ही प्रकार का सामान चाहिए, निकट संपर्क भी होना चाहिए, और स्वतंत्रता पूर्वक क्या होना चाहिए? क्रय विक्रय होना चाहिए। अगर ये बातें अगर पाई जाती है किसी बाजार में, तो वैसे बाजार को क्या नाम दिया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता नाम दिया जाता है। तो ये हुआ इसका मतलब, और इसका क्या हुआ? परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में, कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमने परिभाषा ये पढ़े हैं वही इसकी क्या बनती है? विशेषताएं बनती है। जो हमने परिभाषा पढ़े हैं वही इसकी क्या बनती है? विशेषताएं बनती है। उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो पहली विशेषता क्या है? तो हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम। तो हम इसको ऊपर ला लिए ताकि हमको समझाने में क्या हो, हमें आसानी हो, और आपको चीज़ें बड़े आसानी से समझ में। तो ये हमने ऊपर ला लिए, और जो बोर्ड पर लिखा है उसको हम हटा देते। तब तक आप मुझे बताइए, क्या हमने पढ़े थे कि जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें अनेक क्रेता और क्या होनी चाहिए? विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और क्या होते हैं? विक्रेता होते हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़े कि वस्तुएं क्या होती है? इसमें समान होती है। वस्तुएं क्या होती है? इसमें समान होती है।
और कोई एक क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। और एक और चीज़ हमने जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, कि जो क्रय और विक्रय होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक होता है। तो ये जो चीज़ें हमने बताए वही इसकी क्या है, विशेषता है। इसमें पहली विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पहली विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है उसमें ये माना जाता है कि जब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या भारी होना आवश्यक है। मतलब ऐसे इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं जो सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। उनको किसी भी तरीके का प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया नहीं जाता। फिर इसकी जब दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो वस्तुएं क्या होनी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए। मतलब बाजार में जितनी वस्तुएं बेची जाती है एक पूर्ण प्रतियोगिता में, वो रंग रूप आकार प्रकार, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से, रंग रूप आकार प्रकार आदि सब बातों से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता क्या है कि वस्तु क्या होनी चाहिए, एक रूप होना। तो यहाँ वही बात लिखी है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूपता का गुण होना आवश्यक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सभी विक्रेता समान रूप यानी एक रूप जैसी वस्तुएं बेचते हैं, एक जैसा ही सामान ये बेचेंगे। इसका असर क्या है, एक रूप का मतलब क्या है, तो इन विक्रेताओं की जो वस्तुएं होती है वो किस आकार, गुण, पैकिंग, इनमें क्या होती है, समानता होती है, एक जैसी चीजें होती है। अगर इन विक्रेताओं को वस्तुओं की किसी भी प्रकार की विशेष अंतर हो तो वो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा बाजार है जहां वस्तुओं में भिन्नता है, रंग रूप आकार प्रकार किस्म से वो वस्तुएं अलग अलग है, तो उस बाजार को आप क्या नहीं कर सकते, तो आप उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कर सकते। उस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको क्या होनी चाहिए, जो भी वस्तुएं पाई जाती है वो रंग रूप और आकार प्रकार में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। आगे लिखा है कि वस्तुओं के साथ साथ ये आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता का व्यवहार, जो विक्रेता है उसका जो व्यवहार है, स्थान है आदि की दृष्टि से भी समान होने चाहिए। मतलब जो विक्रेता का व्यवहार है, स्थान है, इनमें भी क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट विशेषता जो है वह है स्वतंत्र फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्निर्गमन। मतलब क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अगर कोई विक्रेता बाजार के अंदर अपना दुकान लगाना चाहता है और सामान बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, और कोई ऐसा विक्रेता है जो बाजार छोड़कर जाना चाहता है, मतलब अब उस बाजार का हिस्सा नहीं बना रहना चाहता है, निकल जाना चाहता है बाजार से, तो वो निकल सकता है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी इंसान उस बाजार में आ सकता है और कोई भी इंसान उस बाजार से जा सकता है। बोलने का मतलब ये कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उस बाजार में फर्म का प्रवेश और बहिर्निर्गमन क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। कोई भी फर्म अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है, इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर किसी को चाहिए, कोई व्यवसायी चाहता है कि वो व्यवसाय चालू करे, पूर्ण प्रतियोगिता में आना चाहता है तो आ सकता है, और कोई व्यक्ति चाहता है कि वो पूर्ण प्रतियोगिता में से निकलना चाहता है तो वो निकल भी सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि अपना व्यवसाय चालू करके लाभ कमाना चाहता है तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आ सकता है, और कोई व्यक्ति है जो नुकसान में जा रहा है, किस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, तो वो चाहता है तो वो क्या कर सकता है, व्यवसाय से निकल भी सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे फर्मों के लाभ को आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करना चाहती है, अगर कोई व्यवसाय है, कोई फर्म है जो लाभ को देखकर आकर्षित होकर प्रवेश करना चाहती है तो कर सकती है। यदि कोई दीर्घकाल में कोई फर्म को हानि हो रही है तो वह फर्म बाहर निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। मतलब बाजार में आना और जाना क्या होता है, इसमें संभव होता है। तो पहली विशेषता क्या थी, असंख्य क्रेता और विक्रेता। दूसरी विशेषता क्या थी, आप मेरे साथ याद रखेंगे, क्रेता क्या बोला मैंने, अनेक क्रेता और विक्रेता। दूसरी चीज क्या बोला था मैंने, समान वस्तु, वस्तु क्या होनी चाहिए, समान। फिर तीसरी चीज क्या बोला मैंने कि जो प्रवेश होगा फर्मों का, प्रवेश और बहिर्निर्गमन, वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, कोई भी आ सकता है और कोई भी बाजार से जा सकता है। चौथी चीज हम देखते हैं बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है इस बाजार की एक बहुत अच्छी विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये मानता है कि जो ग्राहक और विक्रेता है, मतलब क्रेता और विक्रेता जो बाजार में है, उसको बाजार की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके एक इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, क्या है कि विशेषता में बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो क्रेता और विक्रेता को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि बाजार में वस्तु का सौदा किस तरह हो रहा है, या किस क्वालिटी की वस्तुएं कितनी कीमत पर बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। इन सभी बातों की जानकारी बाजार में वस्तु एक विशेष कीमत की प्रचलित होती है। मतलब
कि जो क्रेता है विक्रेता है, इन दोनों व्यक्तियों को बाजार के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस कीमत पर बिक रही है, किस क्वालिटी की वस्तु को किस कीमत पर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये सब बातें किसको पता होनी चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों को पता होनी चाहिए। तो इसकी चौथी विशेषता क्या है कि जो क्रेता है और विक्रेता है, इन दोनों को बाजार की स्थिति का क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पांचवी विशेषता है तो यह है कि उत्पादन के साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण गतिशील होते हैं। अब उत्पादन का साधन का मतलब क्या, तो उत्पादन के साधन का मतलब होता है जो उत्पादन में लगने वाले साधन होते हैं। जैसे आप भूमि ले लो, श्रम ले लो और पूंजी ले लो, ठीक है, और साहस ले लो, ये चार उत्पादन के साधन होते हैं। लेकिन इनमें से आप दो के बारे में बात करो, पूंजी और श्रम। किसके बारे में बात करो, पूंजी और श्रम। तो ये इनका बोलना है इस नियम का कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब इधर से उधर जा सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पत्ति के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है, उनका गतिशील होना क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब उत्पत्ति के साधन किसी एक फर्म से किसी दूसरे फर्म जाने के लिए स्वतंत्र रूप से गतिशील होना चाहिए। मतलब अगर किसी श्रम को बोलो आप या फिर पूंजी को बोलो, पैसे को बोलो, अगर नॉर्मली श्रम की बात करो आप तो श्रम मतलब मजदूर, तो मजदूर क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से इस व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय, मतलब एक फर्म से दूसरे व्यवसाय जाने में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं खड़ी होनी चाहिए। उत्पत्ति के साधनों में निश्चित तौर पर एक खासियत यह होती है कि वो उन संस्थाओं पर, उन स्थानों पर या फर्मों की तरफ से गतिशील होते हैं जहां पर उनको अपेक्षाकृत ज्यादा क्या होती है, पारिश्रमिक मिलता है। तो सिंपल बात ये बोलना चाहता है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है, तो वो किस तरफ गतिशील होगा, तो जहां जिसको अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिलता हो, मतलब जिसकी जहां ज्यादा कमाई है वो वहां जाकर क्या करेगा, काम करना पसंद करेगा। ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। कितनी बातें हो गई हमारी विशेषताओं में, तो हमारी कितनी बातें हो गई, 5। पहले हो गए असंख्य क्रेता और विक्रेता होनी चाहिए, फिर वस्तुएं समान रूप की होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने तीसरे नंबर पर क्या हमने पढ़े हैं, तो स्वतंत्र क्या है, प्रवेश है और बहिर्निगमन है, कोई भी आ सकता है और जा भी सकता है। पांचवा हमने क्या पढ़े, तो बाजार का स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सॉरी चौथा पढ़े हमने, और पांचवा हमने अभी क्या किए, तो जो उत्पादन के साधन होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसकी जो छठी विशेषता होती है, जो हमारे लिए अंतिम विशेषता होती है, वो क्या होती है, तो वो होती है यातायात लागत न होना। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जो यातायात होता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, उसकी लागत को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो यहाँ परिवहन लागत क्या होती है, बोलता है 0 होती है, ऐसा कहा गया है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और हम आपको ये दिखा देते हैं कि क्या बात लिखी गई है। तो इनका क्या है, जो यातायात की लागत होती है वो क्या होती है, न होना। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता समीप होने चाहिए। मतलब क्रेता और विक्रेता क्या होने चाहिए, समीप होने चाहिए, ऐसी मान्यता है किसकी, पूर्ण प्रतियोगिता की। जिस कारण से यातायात लागत भी नगण्य अथवा कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर या नहीं या कम हो जाती है। उत्पादक या उपभोक्ता एक दूसरे के दूरियों पर भी होंगे तो भी यह स्वाभाविक है कि इनमें अलग अलग दूरियां की वजह से अलग अलग लागतें आएंगी, जिस कारण वस्तु की कीमत में भी भिन्नता होंगी। अब एक बात इन्होंने ये भी बोले है इस नियम के अंतर्गत कि अगर कोई क्रेता और विक्रेता दूर दूर है, परिवहन की लागत दूर दूर है, तो वस्तु की कीमत में क्या आ सकता है, फर्क आ सकता है। यहाँ पे फिर समान कीमत वाला रूल अप्लाई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि अगर आप ही सोचो कि अगर कोई एक वस्तु है, जैसे मैंने 100 रुपये में बनाया, तो मैं जहाँ बना रहा हूँ, जैसे ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर है, तो महाराष्ट्र में अगर मैं कोई सामान 100 रुपये में बना के मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई मुझे बाहर से किसी स्टेट से, जो बहुत दूर के स्टेट से, जैसे लाइक मान के चलो कि कोई उत्तर प्रदेश आके मेरे से वो सामान खरीदना चाहता है, तो क्या सामान मैं उसको 100 रुपये में बेच सकता हूँ, तो मैं पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर वो स्टेट दूर है तो उसमें लगने वाली परिवहन की जो लागत होंगी वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। बोलने का मतलब ऐसा कि परिवहन लागत जो होती है वो क्रेता और विक्रेता के दूरी पर निर्भर करती है, और क्रेता और विक्रेता की दूरी अगर पास में है तो लगने वाली लागत जो है वो क्या होंगी, कम होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो पास में है तो लगने वाली लागत क्या होंगी, कम होंगी। दूरी होने ज़्यादा होने पर लागत ज़्यादा और दूरी कम होने पर लागत कम होती। तो ये चीज़ यहाँ बोली गई है। ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कहलाएंगे। अगर ऐसा होता है बोलता है कि अगर परिवहन लागतों में फर्क है, परिवहन लागत क्या है,
फर्क है इनमें, तो ऐसे बाजार को क्या नहीं कहा जाएगा बोलता है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर परिवहन लागत हर एक ग्राहक के लिए, हर एक उत्पादक के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूर हुआ तभी भी परिवहन लागत क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर दूर हुआ और परिवहन लागत समान नहीं हुई तो उसको क्या कहा जाएगा बोलता है, तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं कहा जाएगा। ऐसी बात यहाँ लिखी है। तो ये किसकी विशेषता हो गई, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता हो गई। अब जब मैंने आपको इन विशेषताओं को पढ़ाया तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या ये सच में विशेषता है, क्या कोई ऐसा बाजार दिखा जा सकता है लाइफ में? तो नहीं, ऐसा बाजार वास्तविकता में नहीं है। ये केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से बनाया गया है। इसलिए पेपर में एक 4 मार्क के लिए सहकार्य स्पष्टीकरण में आ जाता है क्वेश्चन, क्या पूर्ण प्रतियोगिता बताइए काल्पनिक स्थिति है या नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक क्या है, काल्पनिक स्थिति है, जिसको मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर ये बात हमने यहां पर लिखवा के दिया है आपको कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसकी जो विशेषताएं है वो पूरी नहीं हो सकती, ये पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो क्या है, एक काल्पनिक है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, काल्पनिक है। तो पेपर में 4 मार्क के लिए सहकार्य के साथ क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। पहले तो विशेषताओं को लेकर 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब आप ये समझो कि आज की जो वीडियो है आपके लिए कम से कम कितने मार्क्स की आ गई, 12 मार्क्स की आ गई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो सहकारण में क्या होता है, तो ये मतलब पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक क्यों है, तो क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या काल्पनिक है। तो कोई भी बाजार ऐसा होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसा बोला गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक दशा है। लेकिन अगर सच में कहा जाए, देखा जाए तो वास्तविक जीवन में बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं है। यही होता है कि बाजार में वस्तुओं के उत्पादक जो होते हैं वो कम होते हैं, जो वस्तु के उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है कि बनाने वाले लोग कम होते हैं और खरीदने वाले लोग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये बात यहाँ से क्लियर है। तो इसकी विशेषता तो झुटलाएगी, क्योंकि इसने बोला था अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो विक्रेता होते हैं वो सीमित होते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब विक्रेता कम होते हैं और क्रेता जो होते हैं, विक्रेता कम होते हैं और क्रेता जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बात यहाँ से निकल के आ गई। फिर वस्तु का एकरूप होना, ये काल्पनिक है। तो वस्तु एकरूप नहीं होती। अगर आप देखोगे पूर्ण प्रतियोगिता की एक मान्यता है कि वस्तु समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा देखा नहीं जाता। जो भी वस्तुएं होती है बाजार में दरअसल वो आकार, गुण आदि से भिन्न होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक उत्पादक वस्तु के विभिन्न विभेद करके अपनी वस्तु को एक दूसरे से श्रेष्ठतम बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। क्योंकि अगर कोई सामान अगर सभी के पास सेम होगा तो उस दुकान वाले के पास ग्राहक जाएगा, जरूरी नहीं है। तो हर एक ग्राहक क्या चाहता है कि उस सामान को क्या करे, कुछ ऐसा बनाए जिससे कि ग्राहक क्या आ जाए, उसकी तरफ आ जाए और वो उससे सामान खरीद पाए। तो ये चीज देखने को मिलती है। मतलब ये भी एक काल्पनिक बात करता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में कोई ऐसी वस्तु देखी नहीं जा पाती या ऐसा बाजार देखा नहीं जाता जहां वस्तु की क्या हो, एकरूप हो। या फिर फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, जो तीसरी क्या थी इसकी विशेषताएं थी, वो भी क्या है, एक तरीके से काल्पनिक है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन आज के दौर में वास्तव में देखा जाए तो सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा है। तो अगर किसी व्यवसाय को, अगर व्यवसाय में प्रवेश करना है या व्यवसाय को छोड़ना है, तो उसको सरकार से बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है। अगर आज मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है, चलो छोटे बिजनेस की बात हो तो वो बात अलग है कि कोई भी आ सकता है और कोई भी अपना बिजनेस बंद कर सकता है। लेकिन बड़े बड़ी अगर चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो आज भी आपको सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी चीज़ों को पूरा करते हुए वो काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई किसके बारे में, आज हमने बात की किसके बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है वो बताया मैंने आपको, पूर्ण प्रतियोगिता की 6 विशेषताएं बताया मैंने आपको, और पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है, इसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दें कि ये क्यों काल्पनिक स्थिति है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी और आपके मन में कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा। तो आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही वीडियो ला के देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या आप सजेशन है आपके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर ये नोट्स चाहते हो आप, तो आपको विजन एकेडमी के ऐप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहां से भी ये चीजें पढ़ सकते हो। वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी आप वहां पर मिल जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इसे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।